गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी 8th क्लास जो हमारी चली हुई है उसका 5th चैप्टर है हास्याकरण की समझ। ठीक है, हास्याकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी हमारी 6th और जो 7th क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है उनको मैं बता रही हूँ, जो हमारी 6th 7th क्लास है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे की जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख के आइएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कवर नहीं होगा हमें आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना 5th चैप्टर है 8th क्लास की पॉलिटी, और 8th क्लास की हमारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हास्याकरण की समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है, मतलब हास्य हास्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से हम देख पाएँ। देखिए, हास्यकरण क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हमारे पास रजिस्टर होता है या कॉपी होती है, उसमें एक साइड में एक जो ये जगह दी जाती है ना, जहाँ पे हम 1 2 करके पॉइंट डाल देते हैं, 3। तो ये मतलब उसको एक तरफ कर देना क्या हो गया, ये हमारा हास्यकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप कॉपियों में जिन पन्नों पर लिखते हैं उसकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का जो है हाशिए कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हास्य का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए, मतलब एक किनारे कर दिया जाए। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप से ज़्यादा मतलब गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो जो है ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा जो है उन सब से अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके साथी संगी आपको अपने बीच का या अपने बीच की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप जो है औरों से अलग है। गोया आपकी कही बात, ये क्या है, आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को यह पसंद नहीं है। ठीक है, देखिए, कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्याकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में जो है कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हास्य पर महसूस करते हैं। कई बार हास्याई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हास्यकरण एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे के
कुछ तबकों को हाशियाई जो है महसूस करने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जैसे एक ग्रुप हो गया, उसमें किसी एक इंसान को उसकी भाषा के आधार पर, उसके पहनावे के आधार पर, उसके खान पान के आधार पर उसको एक तरफ कर देना। ठीक है, जो एक तरफ है वो क्या है? हाशियाईकरण है। ठीक है, देखिए इस अध्याय में आप दो ऐसे समूहों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, आदिवासी और हाशियाईकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परेड देख रहे हैं गणतंत्र दिवस की। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाया जाता है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनते या नाचते गाते। ठीक है, तो ये एक कहानी के तौर पर बताया गया है कि कैसे इसमें सिर्फ वो दिखाई जाती हैं चीज़ें कि जो आदिवासी हैं वो हमेशा जो है नाचते गाते ही रहते हैं, रंगीन कपड़े पहनते रहते हैं। तो ये आपस में जो है बात कर रहे हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, बाकी एक बार आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस तरह जो है अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार ये ऊपर की चीज़ें पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से और समझ में आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं आदिवासी कौन लोग थे। जो आदिवासी थे वो कौन लोग थे? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। यहाँ से देखिए, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जो है जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत जो है आबादी है? 8%। ठीक है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हमने ऊपर वाले चैप्टरों में भी पढ़ा था, 7th क्लास में हमने पढ़ा था ये चीज़ें कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। ठीक है, खोंड जनजाति होगी, संथाल जनजाति होगी, इन चीज़ों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। तभी मैं कहती हूँ कि जो पीछे वाली क्लासेज है उनको देख के आइए, तभी हमें जो आगे की चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। कितने रहते हैं? 60 से ज़्यादा। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर जो है ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता है। फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई जाती है। अनुसूचित जनजाति को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जा सकता है। आदिवासियों की बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं होती हैं। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं।
ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही जो है निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र जो है लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों में भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जो जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्तियाँ एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के जो है उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने जो है ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो 19वीं शताब्दी में कौन सा धर्म अपनाया आदिवासियों ने? ईसाई धर्म को अपनाया। ठीक है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और जो है संभवतः उतनी ही पुरानी है, मतलब संस्कृत से अलग है पर उससे भी पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी जो है पत्रिकाएं मौजूद हैं, जो संथाली भाषा में लिखी और बोली गई है, पढ़ी गई है। ठीक है। यहाँ देखिए ये एक चित्र दिखाया गया है। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी जो है रंग बिरंगे कपड़े और पिछड़े लोग ही होते हैं। आजकल तो हर ज़्यादातर जगह जो है बहुत ही आगे चले गए हैं ये लोग। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है आदिवासी और जो है प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो उनकी पुश्तैनी मतलब पुरानी जो उनकी मान्यताएं हैं उन्हीं के हिसाब से वो अपने जो है कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और किसी खास त्यौहार पे ही, किसी खास मौके पर वो अपने जो है कपड़े पहन के, जो उनका ट्रेडिशनल होता है, ड्रेस होती है, क्योंकि किसी खास त्यौहार पर ही वो पहन के उनको अपना जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो करते हैं। लेकिन बहुत ही जो है वो अपनी बहुत उन्होंने जो है बहुत काम किया है, बहुत अपनी लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। ठीक है। ये हमारी गलतफहमी है, जो हम उनको सिर्फ यही समझते हैं कि उनका काम क्या है, नाचना गाना और रंग बिरंगे कपड़े पहनना। ठीक है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदाय को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना जो है भेदभाव होने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती जो इमारती लकड़ी हैं, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद जैसे मोम हो गया, लाख हो गया, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जो है जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कब ढका हुआ था? 19वीं सदी। ठीक है।
और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य जो है वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि के से जो है बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हत्याई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम काम करते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी जो है कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है उनकी। मतलब उनको जबरदस्ती घर से बाहर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है। झारखंड और उसके आसपास के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है, इसी के बलबूते पर जो है जो असम का चाय बागान है वो आज अपने पैरों पर खड़ा है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासियों की मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया जो ये गीत दिखाया गया है जो उस टाइम पे जब उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही थी तब वो ये गीत गाते थे। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। ये मतलब उस टाइम पे वो ये गीत इस तरह से गा रहे थे। ठीक है। यहाँ देखिए, यह फोटो उड़ीसा के काली हांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। जो ये फोटो दिखाया गया है कहाँ का है, ये काली हांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है, वहाँ का ये फोटो है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र जो है रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना को जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ठीक है। देखिए, यहाँ से देखते हैं, इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाके में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधन की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। ठीक है, कितने थे? 79%। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ में लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है, हर किसी के लिए एनसीईआरटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं।
उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बिंदी है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने हैं? भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो 44,402 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कितने हैं? 106 राष्ट्रीय पार्क हैं भारत में, जो 44,402.9 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और 573 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? 106 राष्ट्रीय पार्क हमारे भारत में है 106, और वन्यजीव अभ्यारण्य है 573। ठीक है। और ये कितने एरिया में फैले हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य है? 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया उनको। अगर वे इन्हीं जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। मतलब अपने ही इलाके में अगर वो रहें जाके तो उनको घुसपैठिया कहा जाता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पे अपना वो घुस रहे हैं। यहाँ देखिए, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां जो है दवाइयों के तौर पर हैं, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर हैं, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर उपलब्ध होती हैं, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से जो है 3,500 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो भोजन के रूप में कितनी होती हैं? 3,500। ठीक है। और रेशों के लिए 550, 550। ठीक है। देखिए, भोजन के रूप में कितनी होती है? जो है 3,500। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा को जो भी खत्म हो जाती है। ठीक है। देखिए, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आज आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि भाई भूख तो सबको लगती है ना, तो परिवार का जो भरण पोषण करने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब उनकी ज़मीन उनसे छिन जाती है तो वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती है। ठीक है। सब उनकी क्या हो गई? मजबूरी हो गई। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो है 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे जो कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासी के बीच साक्षरता की बहुत कमी है, मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत कम है उधर। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज जो है गवा देते हैं, जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत होते हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे बताइए? ज़बरदस्ती उनसे उनकी ज़मीन छीनी गई, जो उनकी शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सबको अपने कब्जे में ले लिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है।
आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक जो है शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होता है। मतलब जो बहुत, नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मतलब कम होता है, संख्यक मतलब संख्या, जो संख्या में कम हो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को जो है प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो जाती है और संभवतः कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय का सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसे कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14.2% है और उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण किनारे पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणी से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। ये नीचे जो तालिका दी गई है इसमें जो है समझाया गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। किसके द्वारा ये बनाई गई? राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भी आया हुआ था। ठीक है, उच्च स्तरीय समिति का गठन कब 2005 में हुआ और किसके द्वारा? राजेंद्र सच्चर के द्वारा। रिपोर्ट ने इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार में अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 56 के अनुसार 7 से 16 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल शिक्षा ले पाते हैं। ये इधर देखिए, सच्चर समिति रिपोर्ट में जो शिक्षा के आंकड़े दिखाए गए हैं, 6 से 14 साल की उम्र में 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो सच्चर समिति
किसने दी? राजेंद्र सच्चर जी ने। ठीक है, ये देखिए इधर से। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाईकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन जो है दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना जो है उनका भेदभाव का बहाना बन जाती है कि वो हमारे जैसे नहीं दिखते। मुसलमानों ने इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से ही रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे जो है अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगता है। ठीक है, कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। ये इधर देखिए, मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाईकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की जो है असमान स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाईकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी जो है छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला इस चैप्टर से? इस अध्ययन से हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का मतलब होता है, हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदाय के हाशिया पर रह जाने के अलग अलग जो है कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी कर सकता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाईकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक जो है समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाईकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक जो है पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशियाई पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाईकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में जो है बराबर का हिस्सा भी चाहता है। हम आगे जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाईकरण का सामना किस तरह से किया। ये देखिए, सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में ही भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे जो है मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के जो है 66% बच्चे 66% बच्चे जो है सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा जो 5th चैप्टर था हाशियाकरण की समझ, ठीक है, 8th क्लास का जो 5th चैप्टर था वो भी आज हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।